इंडस्ट्री जॉब को लेके काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं एंड कन्फ्यूजन रहता है कि इंडस्ट्री का कल्चर क्या है। इंडस्ट्री जॉब के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है या इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है, कितना स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग का बहुत वो रहता है, हम इंडस्ट्री में सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। कई बार ऐसा रहता है कि यार इंडस्ट्री में जाने का मन है बट कल्चर और एक्सपेक्टेशन और वहाँ की स्टेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन रहता है, तो काफ़ी लोग डर के नहीं जाते हैं। तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इंडस्ट्री का कल्चर क्या होता है एंड क्या स्टेबिलिटी है, क्या रियलिटी है। नए हैं हमारे चैनल पे तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं मास्टर के बाद मास्टर बीएचयू से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया था एंड देन मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल में 1.5 ईयर काम किया। देन फिर लगा कि मुझे पीएचडी करना है, देन पीएचडी करने गया एंड उसके बाद अगेन पोस्ट डॉक करने के लिए जॉन हॉपकिंस आया। आफ्टर मल्टीपल ईयर्स फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर मैंने इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। मैं और भी वीडियो बनाया हूँ, अगर उसको देखना है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है तो जाके देख सकते हैं। सो आई हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बिफोर पीएचडी, एकेडमिक रिसर्च और उसके बाद भी है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, बट कई बार लोग बोलते हैं बहुत डिफरेंट होता है, बट कितना डिफरेंट होता है, क्या होता है, इस पे लोग नहीं बात करते हैं। तो ऑनेस्टली जो मेजर कल्चरल डिफरेंस है एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री में, वो है अप्रोच का, कि क्या अप्रोच रहता है, कैसे काम करना है, कितना फास्ट काम करना है, कितना गोल ओरिएंटेड रहना है, कितना टीम वर्क रहना है, कितना कम्युनिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग ऑन राइट टाइम वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मेजर पैरामीटर हैं वो एकेडमिक से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसी भी प्लेस का जो कल्चर होता है ना, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों से डिफाइंड होके एक बनता है। और वही सारी चीज़ें हैं कि जैसे गोल ओरिएंटेड होना है, आपको टाइमली डिलीवर करना है कोई भी चीज़। ऐसा नहीं कि रिसर्च पब्लिकेशन है 6 महीने की जब साल भर बाद पब्लिश होगा चलेगा, 5 के इम्पैक्ट की बजाय 10 में होगा या 1 में होगा वो भी चलेगा नहीं। कंपनी में गोल पहले डिसाइड हो जाता है और उसके अराउंड ही आपको काम करना है, टाइम उसके अराउंड ही करना है। जैसे राइट डिसीजन मेकिंग का हम लोग बोलते हैं, कई बार हम रिजल्ट नहीं आ रहा है बट हमको रिजल्ट लाना है, समझना है कि क्यों नहीं आया। एकेडमिक में हम लोग बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं। यहाँ पे अगर उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, जस्ट स्टॉप द वर्क, बता दो नेक्स्ट टीम को कि ये काम इस टाइम पे नहीं हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि काम फिनिश करना इम्पॉर्टेंट है, कई बार राइट टाइम पे डिसीजन ले लेना कि ये काम नहीं करेगा, दूसरी टेक्निक अप्लाई करना है, वो सब भी बहुत इन्वायरमेंट रहता है। जो फास्ट पेस इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है कि हम लोग क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि आपका ये प्रोसेस डेवलपमेंट का वर्क है, एनालिटिकल का वर्क है, हम 3 महीने में 6 महीने में आपको हम डिलीवर करेंगे, हर 2 हफ्ते पे हम आपको काम का अपडेट देंगे। तो हर 2 हफ्ते पे अपडेट देते हैं, फिर अब इंटरनल 1 हफ्ते पे मीटिंग होती है। तो हमका हमारा काम का जो डेडलाइन है ना, हर दूसरे हफ्ते फिक्स है। तो जैसे फर्स्ट काम आया, ओ एनालिटिकल प्लीज़ हमको एक मेथड रेडी करो, केमिस्ट ने बोला, केमिस्ट अपना काम शुरू कर दिया। केमिस्ट ने बोला कि नहीं हमें स्पेशल रिएक्टर डिज़ाइन चाहिए, इंजीनियर्स को बोला गया। तो अब राइट टाइम पे इंजीनियर्स को रिएक्टर बनाना है, राइट टाइम पे एनालिटिकल टीम को ये प्रोवाइड करना है, फिर केमिस्ट को राइट टाइम पे रिजल्ट डिलीवर करके आगे जाना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कोऑर्डिनेटेड और फास्ट पेस रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज 1 हफ्ते वाला काम दूसरे हफ्ते करेंगे, दूसरे हफ्ते वाला तीसरे हफ्ते करेंगे। तो हमने क्लाइंट को प्रॉमिस कर दिया है कि 3 महीने में डिलीवर करेंगे, तो हमें 3 महीने में डिलीवर करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड फास्ट पेस इन्वायरमेंट, जो कि एकेडमिक में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है इसकी। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप काम करें, वो और भी फास्ट इन्वायरमेंट होता है। एक तरफ से प्रोडक्शन शुरू होता है, हर स्टेप पे चीज़ें रहती हैं, हर स्टेप पे लोग हैं, हर स्टेप पे आपको काम राइट टाइम पे डिलीवर करना है। अदरवाइज नेक्स्ट टीम वेट करेगी आपको और वो डिपार्टमेंट आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा। जो मैं एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किया हूँ इंडिया में, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल आ गया, जल्दी टेस्टिंग करो, रिलीज करना है, क्योंकि प्रोडक्शन टीम वेट कर रही है उसको टैबलेट बनाने के लिए। प्रोडक्शन के पास गया, वो मिक्स करके नेक्स्ट गया, मिक्सिंग का हमें सैंपल भेजा, मिक्सिंग का रिजल्ट दो, नेक्स्ट हमें टैबलेट बनाना है। टैबलेट का आया, ओके टैबलेट का रिजल्ट जल्दी दो, हम नेक्स्ट हमें कोटिंग पे जाना है। कोटिंग का रिजल्ट आया, पैकेजिंग में जाना है, पैकेजिंग का रिजल्ट आया, जल्दी दो, हमें मार्केट में रिलीज करना है। तो द होल प्रोसेस इज़ रियली लॉन्ग प्रोसेस होती है, मल्टीपल स्टेप होता है। तो एवरीवन हैज़ टू डिलीवर ऑन टाइम। डेफिनेटली
एकेडमिक में आप लर्निंग ओरिएंटेड मैन रहते हो और पब्लिकेशन आपका करेंसी है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से जो भी कमर्शलाइजेशन होना है, मनी मेकिंग करना है। एकेडमिक में अक्सर हम लोग जैसे परफेक्शन पे काम करते हैं, यहाँ पे हमें परफेक्शन पे काम नहीं करना है, हमें राइट टाइम पे काम करना है। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्लाइड्स बहुत फैंसी होनी चाहिए, आपका पिक्चर फैंसी होना चाहिए, ग्राफ फैंसी होना चाहिए, नो वन केयर इट। राइट टाइम पे काम करो, मूव करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो राइट टाइम पे डिसीजन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में रहती हैं। तो अगर कोई पर्सन रिलैक्स इन्वायरमेंट में काम करने का है कि नहीं मुझे अकेले काम करना है, किसी के साथ इंटरफियर करके नहीं काम करना है, जो कि एकेडमिक में अक्सर होता है, आदत हम लोग की बन जाती है। यह मेरा काम है, मेरा फर्स्ट ऑथर हूँ, मैं ही करूँगा, किसी को छूने नहीं दूंगा। ये मेरा लैब है, आज सेटअप करूँगा एक्सपेरिमेंट, कल डाटा एनालाइज करूँगा, परसों ये करूँगा, फिर एक बार अगले हफ्ते एक्सपेरिमेंट प्लान करूँगा। वी हैव आवर ओन स्पेस इन एकेडमिक रिसर्च। वो इंडस्ट्री में नहीं रहता है। अभी काम आया, अभी फिनिश करना है, अभी ईमेल आया, कल रिप्लाई करूँगा, नहीं, राइट अवे रिप्लाई करना है, अदरवाइज इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो सकता है। सो ओवरऑल ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक इंडस्ट्री का डिफरेंट कल्चर क्रिएट करती हैं। क्या मैं इंडस्ट्री में सर्वाइव करूँगा, कर पाऊँगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता भी है और बहुत लोगों के अंदर ये डर रहता है। जो लोग नहीं पूछते हैं वो भी मैं बता दूं, सबके अंदर ये डर रहता है कि क्या मैं इंडस्ट्री में सर्वाइव करूँगा, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, ये सबको रहता है। तो इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ओके, अगर जो पर्सन कभी काम से नहीं भागता है, जिसको काम करने में मन लगता है, काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करके राइट टाइम पे देने से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों से बात करने में नहीं प्रॉब्लम है, आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंडस्ट्री कोई अलग लोगों से नहीं बनी है। वही लोग आप एकेडमिक में काम करते हैं, वही लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वही लोग बिजनेस खोलते हैं, वही लोग फैमिली चलाते हैं। तो इस नथिंग कि हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि एकेडमिक वाला ही एटीट्यूड में आके इंडस्ट्री में काम करें तो वो थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी में आप डिस्कवरी में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड में हो, तो वहाँ पे बड़े रिलैक्स एनवायरनमेंट में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट किसी मैन्युफैक्चरिंग साइड में चले गए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में चले गए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है जिसको बहुत फास्ट पेस में ले जाना है, तो वैसे हाई इन्वायरमेंट में एकेडमिक वाला अप्रोच नहीं काम करेगा। तो ओनली सर्वाइव करने के लिए क्या हमें चेंज करना है? एटीट्यूड चेंज करना है। ए आई हैव टू लर्न इट, दैट्स ऑल। आई हैव टू चेंज माई एटीट्यूड। जो काम कल करना है मैं आज करूँगा, जो ईमेल का रिप्लाई हमें शाम को देना है मैं राइट अवे दूंगा। ओके, ये जो काम हमें परसों करना है आज मैं करूँगा, होता है या नहीं होता है आज मैं टीम को डिसीजन दे दूंगा कि भाई ये टेक्निक नहीं काम करी है, अच्छा इट विल टेक टाइम, राइट टाइम पे उसे बताना है कि इट विल टेक टाइम। तो ये सारा चीज़ें जस्ट कोई भी कर सकता है। तो ओवरऑल सर्वाइव करने के लिए जस्ट आपको एटीट्यूड चेंज करना है। आप अगर वो नहीं चेंज करना चाहते हैं देन डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री में जो एकेडमिक पीएचडी नहीं कर सकता है। सारे एकेडमिक से पीएचडी करके ही इंडस्ट्री में लोग आते हैं, मास्टर एकेडमिक से ही करके इंडस्ट्री में आते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा डिफरेंट कल्चर सीख लेते हैं। जब हम इंडिया से आए हैं, अपनी कल्चर को छोड़ के यूएस में आए थे, इतना डिफरेंट कल्चर है, वी सर्वाइव। सो एकेडमिक टू इंडस्ट्री में इज नॉट अ बिग डील, या बट एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं पीएचडी कर लिया, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन मेरे हो गए, 10 इम्पैक्ट 15 इम्पैक्ट में, अगर सोचूं कि अच्छा मैं बड़ी अच्छी जगह से पीएचडी पोस्ट डॉक करके आया हूँ, अब मेरे से कोई नीचे लेवल का कोई बहुत मास्टर लड़का है, उससे मैं कुछ पूछूं नहीं, तो ये हमारे एटीट्यूड में गड़बड़ है। मैं सीनियर साइंटिस्ट तो भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ। हमारे नीचे जो 2-3 लेवल नीचे हैं वो कुछ लोग मेरे से अच्छी टेक्निक जानते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक जानते हैं। तो हमें कभी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि उनसे पूछना है। तो राइट टाइम पे हेल्प मांगना, राइट टाइम पे डिसीजन लेना, और कभी भी हेजिटेट नहीं करना लर्न करने से कि किसी से पूछने से डिसीजन कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें कभी ऐसे नहीं फील करने कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, राइट टाइम पे आपको हेल्प मांगना है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा मेजर चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यू विल सर्वाइव। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या रिसर्च का जो नॉलेज है वो इनफ है इंडस्ट्री के लिए, जो हम एकेडमिक रिसर्च करते हैं वो इनफ है इंडस्ट्री के लिए? डेफिनेटली इनफ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी फ्रेश पीएचडी और फ्रेश मास्टर इंडस्ट्री में इंटर करता है तो उसका रिसर्च का नॉलेज
अच्छा है, होना ज़रूरी है, बट मोर इम्पॉर्टेंट स्किल्स देखी जाती है कि अगर ये पर्सन पीएचडी है, ये सब काम किया है, तो इस तरह का काम कर सकता है, ये देखा जाता है। ये 100% मुश्किल है कि जिस एरिया में हम लोग पीएचडी किए हैं उसी एरिया में हमें जॉब मिले, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत कम रहता है, मुश्किल नहीं कहेंगे, कम रहता है। तो ये लोग देखते हैं कि अच्छा इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया है, पीएचडी किया है, तो सर्टेन स्किल इसके पास रहेगी ही रहेगी। एक पीएचडी में हम लोग क्या देखते हैं, ये पीएचडी ये काम किया यार, इतना तो पीएचडी को करना ही है, इतना तो आता है पीएचडी को। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दो, उसका ए टू जेड रिसर्च करके सॉल्व करना, अप्रोच लगाना, तो वो सब स्किल्स भी देखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं उसी एरिया में इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं, ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बट आप दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मैं इंडस्ट्री जॉब अच्छी लगती है बट मैं स्केर्ड हूँ, फंडिंग को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, वहाँ पे तुरंत फायर कर देते हैं, एकेडमिक में थोड़ा स्टेबिलिटी है। भैया हम लोग डर के आगे जीत है, ये ड्यू वाले एड से तो सीख लेते हैं, बट कैरियर में, लाइफ में डर के आगे जीत है, इस पे हम लोग की फट जाती है। ट्रू, सबकी फटती है। तो ये हम बताएं कि इंडस्ट्री में अगर अच्छी कंपनी में आप डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हो गए तो वहाँ पे तुरंत हायरिंग फायरिंग नहीं करते हैं कि तुरंत निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया। सर्टेन सिचुएशन आ जाती है, जो अभी रिसेशन की तरह सिचुएशन आ गई है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक इंडस्ट्री में। तो इस केस में ओवरऑल कंपनी अपनी फुल बजट को कम करने के लिए मल्टीपल एम्प्लॉय को निकाल देती है, बट आप अगर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं तो स्टिल आप सर्वाइव करते हो। और बड़ी कंपनी में जनरली आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जा रहे हो तो इतना जल्दी किसी को फायर नहीं किया जाता है। तो ये कहेंगे ये रूल है, बाय रूल दे कैन फायर यू एनी टाइम, उनके स्टेटमेंट में लिखा रहता है, बट बड़ी कंपनी जनरली नहीं करती हैं। छोटी छोटी जो बायोटेक कंपनी है उनके पास पैसे का बहुत बजट का वो रहता है, काम का बहुत रहता है, तो उनको लगता है कि एक पर्सन को हायर किया, हमारे पास भाई 500 की बजट है, 500,000 की, उसमें हम 3 लोगों को 100 मतलब 1-1 लाख सैलरी दे रहे हैं, उसमें से एक पर्सन सही नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो उनको बहुत पैसे का वो रहता है, तो इमीडिएटली एक पर्सन को हटा देते हैं, नहीं हमें राइट पर्सन चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट को तुरंत आगे बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें तो एकेडमिक में भी है। आप एकेडमिक में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको 3 महीने पहले नोटिस देके निकाला जाएगा, ये कहीं नहीं है। आज प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर पोस्ट डॉक रख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, कई बार नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आता है, सडनली बोल देते हैं कि जा, तो वहाँ पे अच्छा प्रोफेसर रहता है, अच्छा कल्चर रहता है, जनरली 6 महीना पहले वो लोग बता देते हैं, बट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो वो कोई भी अच्छी इंडस्ट्री जब आपको ले ऑफ करती है ना तो ठीक ठाक पैकेज देते हैं। अगर जैसे फाइजर है, J&J है, मर्क है, जितनी भी टॉप कंपनीज है, टॉप 50 कंपनी जोड़ लो, कोई भी कंपनी जो 2000, 3000 या 5000 एम्प्लॉई है ना, जनरली जब ले ऑफ करती हैं ना तो 3 से 6 महीने का एडवांस आपको सैलरी देती हैं, सेवरेंस पैकेज बोलते हैं, तो वो देती हैं, कुछ और बोनस देती हैं, या टाइमली बोल देती हैं कि इसके बाद आपकी जॉब नहीं रहेगी। तो प्रॉपर ले ऑफ में कई बार, और अगर 6 महीने से पहले जॉब खोज लिए तो 6 महीने की जो सैलरी है, बोनस पैकेज वो सब मिला है, वो तो आपका हुआ ही, 6 महीना नई कंपनी में और काम कीजिए। अभी सिचुएशन जो है रिसेशन की हो गई है वो अलग है, बट उसके अलावा अगर देखें इस कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली एकेडमिक में आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट ये भी तो सोचिए कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो पैसा भी कम है, तो रिस्क जहाँ पे ज़्यादा रहता है बेनिफिट भी ज़्यादा रहती है। तो आपको डिसाइड करना है कि डर के आगे जीत है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन रहती है जब कोई पीएचडी करके या पोस्टडॉक करके मिड लेवल पे सीनियर साइंटिस्ट, एसोसिएट प्रिंसिपल साइंटिस्ट या साइंटिस्ट का है, इस लेवल पे पीएचडी पोस्टडॉक करके आता है, तो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन मल्टीपल वे में रहती है। कोई भी पर्सन अगर पीएचडी पोस्टडॉक करके आ रहा है, सर्टेन एरिया का एक्सपर्टीज दिखा के आ रहा है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई इस एरिया में आप एक्सपर्ट हो, एंड इतनी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशन रहती है, मेरी भी और किसी की भी, कि ये पर्सन पीएचडी है ना, तो किसी भी प्रॉब्लम को देखने का जो तौर तरीका है, सॉल्व करने का तौर तरीका है, एक पीएचडी के लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरे साथ पीएचडी काम कर रहा है तो मैं बोलूँगा ये प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व समझा दिया और बोलूँगा कि सॉल्व करो। अब वो हर चीज़ पे ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मैंने ये डाला, ये एक्सपेरिमेंट किया, नहीं है आप क्या करूँ।
अच्छा ये डालो वो डालो वो करो, फिर इसके बाद वो किया, फिर आया पूछा ये डाला वो डाला नहीं हुआ, अब क्या करूँ। तो ये पीएचडी अप्रोच नहीं है। पीएचडी अप्रोच है कि उसको हम बता दिए कि प्रॉब्लम है, ये सलूशन चाहिए, अब इसको सॉल्व करो। अब बेस्ट ऑन द लाइक क्या बीच में हो रहा है वो सॉल्व कर सकता है। 2-4 दिन काम किया, रिजल्ट आया, डिस्कशन किया, जो कन्फ्यूजन है क्लियर हुआ, अपना अप्रोच दिया, अपना व्यू दिया, देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो पीएचडी से एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम को देखना, ये सारा अप्रोच आपका अलग होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना, काम नहीं करना। अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारा काम है, तो सिर्फ हम एक काम कर रहे हैं उसी को समझ रहे हैं, वही चीज़ करें ये हमें नहीं करना। हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट ही पूरा समझना होता है, ओवरऑल बिगर पिक्चर भी हमें देखनी होती है। तो और बेटर क्लियरिटी रहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कितना इम्पॉर्टेंट है, और कब इसको डिलीवर करना है। ये सारी चीज़ की क्लियरिटी हो जाती है। जैसे अब मुझे कोई दिया कि ये भाई HPLC मेथड है या NMR मेथड है, ये तुम्हें डेवलप करना है, ठीक है। अब मैं डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास और डेवलप कर रहा हूँ, बट अगर मुझे नहीं पता है कि ये किस पार्ट का है, अच्छा एक मॉलिक्यूल है, उसका GMP फार्मूलेशन चल रहा है, ये रॉ मटेरियल है, ये फिर इंटरमीडिएट्स आएंगे, ये सब स्टेप आएगा, फाइनली GMP मटेरियल निकलेगा, इस टाइम पे रिलीज़ करना है, ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होने वाली है 10 स्टेप में, ठीक है। वो डेडलाइन हमारी क्या है, GMP कैंपेन कब शुरू हो रही है, अच्छा ये जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं ये मेथड किस लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, जस्ट के लिए है, जस्ट प्योरिटी के लिए है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का गोल, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ पता रहती है, तो आई कैन डिलीवर बेटर। आल्सो किसी को नेक्स्ट लेवल पे कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार आप यहाँ पे ये करो तो ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप पे सही होगी। तो एक पीएचडी से ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, यू लीड द प्रोजेक्ट एंड डिलीवर लाइक ए पीएचडी। क्योंकि पीएचडी पोस्टडॉक करके आते हो तो यू आर इक्वलेंट टू ए असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या करता है अपने रिसर्च लैब में, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब रन करता है। तो वैसी ही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आपको नहीं आता है तो 6 महीने साल भर चाहिए, आप सीखोगे, समझोगे कैसे इन्वायरमेंट में जा रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट आप पीएचडी हो, पोस्टडॉक करके आ रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक रहती है। क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द US फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए ये अभी जो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली उस एरिया में इंडिया में नहीं काम किया है, बट इंडिया में मैंने 2005 से लेकर 2007 तक, उस बीच में 1.5 साल काम किया था, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। सो इतने सालों बाद वहाँ का भी सिचुएशन 17-18 सालों में बहुत चेंज हो गया है। बट डेफिनेटली इंडिया के कंपैरिजन में जो US फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो काम कर लिया वो कहीं भी सर्वाइव कर जाएगा वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ का कल्चर अच्छा है, जो कम्युनिकेशन और टीम वर्क और अप्रोच सब अलग है। वहाँ पे बहुत मैनेजर आपको ऊपर बहुत चढ़ा रहता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट नहीं रहता है। तो मैं कहूँगा कि US के कंपैरिजन में, इंडिया कंपैरिजन में US का कल्चर बहुत लाइट और ईजी गोइंग है। डेफिनेटली एकेडमी के कंपैरिजन में फास्ट पेस है, बट ईजी एंड लाइट गोइंग एंड अच्छा है। लर्न करने का अपॉर्चुनिटी बहुत रहता है। इंडिया में काम दे दिया गया आपको, काम 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 करना है, आपका पर्सनल ग्रोथ के बारे में आपका मैनेजर कम सोचता है, बट यहाँ पे हमेशा आपका मैनेजर पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी आपको इनकरेज करता है। कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड आप बोलिए, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराया जाएगा। इंडिया में भी काफ़ी बिगर कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट करंट अपडेट मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी करंटली मैं वहाँ काम नहीं किया हूँ। तो अनदर लास्ट एंड फाइनल चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, वीज़ा एंड किसी को पोस्टडॉक और इंडस्ट्री ऑफर मिलता है तो क्या करेंगे। सो इंडस्ट्री में भी आपको वीज़ा दिया जाता है। अगर H1 पे हैं तो ON वीज़ा भी ले सकते हैं, H1 वीज़ा भी ले सकते हैं। इंडस्ट्री भी ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए उतना ही एक्साइटेड रहती हैं, काम अच्छा कर रहे हो तो, स्पेशली छोटी कंपनी ग्रीन कार्ड फाइल कर देती हैं। तो अगर किसी को ऑफ़र मिल गया है, मीन्स उसको डेफिनेटली या तो ग्रीन कार्ड है, ON वीज़ा पे, H1 वीज़ा पे मिला है, तो आप ले सकते हैं। ये नहीं सोचने का है कि इंडस्ट्री में जाऊँगा तो मेरा ग्रीन कार्ड नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा, नहीं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ जाता है। अगर साइटेशन नहीं बढ़ रहा है तो कुछ
पुराने पब्लिकेशन है तो आप वीकेंड में बैठ के उनको निकाल लो साइटेशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए। बट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में से ग्रीन कार्ड नहीं फाइल कर सकते, वीज़ा की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट करती है। अगर आपको जब पोस्टडॉक मिला है, इंडस्ट्री मिला है, किस पे हम मूव करें, वो आपका लॉन्गर टर्म गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉन्गर टर्म गोल अगर इंडस्ट्री में जाने का है, बेटर आप पहले ही मूव कर जाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हर्डल होगी, यू विल फाइंड आउट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीज़ा का इशू हो जाता है, इसका इशू हो जाता है। अगर आप जाते हो राइट टाइम पे, ग्रीन कार्ड EB1 में नहीं होता है तो आप EB2 में फाइल करके 140 अप्रूवल ले लो, H1B को एक्सटेंड करते रहो ज़िंदगी भर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। O1 वीज़ा भी कंपनी फाइल कर देती है। कुछ टाइम पे बाद आपका प्रोफाइल अच्छा हो गया, यू फाइल EB1 फाइल कर दो कंपनी से, EB1B, हाँ या EB1B, तो वो सब फाइल कर दो। सो इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, आई सी एंड आई एम एंजॉइंग इट। डेफिनेटली थोड़ा सा वीज़ा को लेके हम लोग को स्टेबिलिटी का रहता है, स्पेशली कि वीज़ा नहीं है तो नहीं जा सकते, या फिर कई बार क्या हो जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ को लेके, इसको हम लोग डरे रहते हैं। बट जब तक आप जंप नहीं करोगे अपने कंफर्ट जोन से, उस स्पेस से जब जंप नहीं करोगे तो नई लाइफ देखोगे कैसे। मैं खुद रिग्रेट करता हूँ कि मैंने यही सारे डर सोच के, मेरा वीज़ा स्टक कर गया थे, सब सोच के मैंने काफ़ी टाइम एकेडमिक में स्पेंड कर दिया। उसका मुझे कुछ वर्थ रहा? नो, निगेटिव रहा मेरे लाइफ में, मेरे कैरियर में, मेरे फाइनेंशियल चीज़ों में, मेरी फैमिली पे, सब पे। चलिए, सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो किसी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।